1960s में आप देखोगे, मैंने कहा था कि उस समय के जो क्या थे लॉ मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया, सबसे पहली बार लोकपाल जैसा कोई संस्था बनाने की बात कही थी। और दुनिया में तो इसको बहुत पहले से ही आप देखोगे कि है ना, 1809 में स्वीडन जैसे देशों ने क्या किया, नॉर्वे, फिर आगे चल करके न्यूजीलैंड, अमेरिका सब में आप देखोगे ऐसी एक बॉडी है जो क्या करती है, हायर लेवल पर जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच करती है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था, ठीक है ना, है ना। और एक मिनट, सदस्यता आयोग आ गया, इतना बड़ा ये पीपीटी क्या कहा जाए। हाँ, तो मैंने बताया कि सबसे पहले लोकपाल का नाम किसने दिया था, लोकपाल का नाम किसने दिया था, तो एक एल.एम. सिंघवी थे डॉक्टर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो लोक जयपाल जैसी संस्था होनी चाहिए और उसको लोकपाल का नाम देने वाले कौन थे, डॉक्टर एल.एम. सिंघवी, ठीक है ना, ये सब चीजें है ना। इसके आगे एक वर्ड और लिख लेना कि 1966 में, देखो 1966 में 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, देखो 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, 1966 में है ना, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सांसदों सहित सार्वजनिक पदाधिकारियों, सांसदों सहित सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ, सांसदों सहित सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ सार्वजनिक पदाधिकारी मतलब क्या, ऑफिसर वगैरह, तो सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायतों को देखने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर दो स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना करने की सिफारिश की थी। दो स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना करने की सिफारिश की थी, है ना, दो स्वतंत्र प्राधिकरणों या फिर दो स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना करने की सिफारिश किया था। तो यहां पर आप देखोगे फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, है ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। उसने कहा था कि हायर लेवल पर जो भ्रष्टाचार है, यानी कि जो सांसदों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है या फिर जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनके द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जाता है, उसकी जांच करने के लिए स्टेट लेवल पर और सेंटर लेवल पर हमें क्या बनाना चाहिए, दो बॉडी का निर्माण करना चाहिए, जिसको हम लोग आज क्या बोलते हैं, लोकपाल और लोकायुक्त। तो कहने का मतलब है कि हमारे देश में अगर आप देखोगे तो पॉलिटिकली भी और बहुत सारी समितियों ने भी क्या किया है, इस तरह के सुझाव दिए कि हायर लेवल पर भ्रष्टाचार को हमें क्या करना है, खत्म करना है। क्योंकि सीबीआई वगैरह था, लोअर लेवल पर भ्रष्टाचार की जांच कर रही थी, सीवीसी था, वो नजर रखती है किस पर, सरकारी कर्मचारियों पर, लेकिन जो मंत्रियों के स्तर पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको खत्म करने के लिए हमारे पास कोई भी मैकेनिज्म नहीं था, ठीक है ना। देखो कि 1968 में अलग पॉइंट बनाओ, 1968 में लोकपाल बिल मतलब अधिनियम, अरे लोकपाल बिल नहीं समझते हो, है ना, समझ गई, ठीक है ना, समझ गई तो अच्छी बात है ना। तो 1968 में लोकपाल बिल लोकसभा से पारित किया गया था। 1968 में लोकपाल बिल लोकसभा से पारित किया गया था, लेकिन लोकसभा के विघटन होने के कारण यह समाप्त हो गया था। तो 1968 में पहली बार एक बिल लाया गया जिसमें यह कहा गया कि लोकपाल जैसी संस्था का क्या किया जाएगा,
गठन, लोकपाल या फिर लोकायुक्त। लोकसभा से पास भी कराया, उसमें कांग्रेस की सरकार थी, है ना। लेकिन राज्यसभा में ये बिल पेंडिंग था और उसी समय क्या हो गया, लोकसभा का विघटन। और हम लोग पढ़ के आ रहे हैं ना कि अगर कोई बिल लोकसभा में से पास हो लेकिन राज्यसभा में क्या हो, पेंडिंग, तो लोकसभा का विघटन होते ही वो बिल भी क्या होता है, पूरी तरीके से खत्म। तो 1968 में पहली बार सरकार ने कोशिश की क्या बनाने की, लोकपाल और लोकायुक्त को बनाने की। वो फेल हुआ और उसके बाद से लगभग 11-12 बार कोशिश की गई कि लोकपाल जैसा कोई संस्था बनाया जाए, लेकिन वो हमारे देश में हमेशा क्या होता रहा, फेल होता रहा। इंदिरा गांधी ने भी कोशिश किया, आने वाली सरकारों ने भी कोशिश किया। तो लिख लो, हो गया था। और तब से कई बार लिखो, और तब से कई बार, और तब से कई बार इस तरह के विधेयक, और तब से कई बार इस तरह के विधेयक लोकसभा में व्यापकत, क्या बोलते थे हम लोग, व्यापकत मतलब होता है वही लैप्स हो जाना, मतलब समाप्त हो जाना। तो लोकसभा में व्यापकत हो चुके थे, ऐसे लिखना। व्यापकत मतलब क्या होता है, समाप्त, है ना। पढ़े थे ना हम लोग, जब पढ़े थे क्या, पार्लियामेंट और विघटन पढ़े, तो व्यापकत मैंने एक शब्द बताया कि व्यापकत ही लिख करके आएगा आपके एग्जाम में भी, कि कोई भी बिल व्यापकत होता है या नहीं। व्यापकत का मतलब क्या होता है, समाप्त होना, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि 1968 में पहली बार ये कोशिश की गई थी और उसके बाद लगातार कई बार कोशिश किया गया कि इसको पास कराया जाए, लेकिन हमेशा यही होता था, पास कराने से पहले ही लोकसभा का विघटन और वो बिल हो जाता था क्या, आपका लैप्स, ठीक है ना। फिर आगे चल करके आप देखोगे कि दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया 2002 में। उसने भी सिफारिश की कि भैया हायर लेवल पर क्या कीजिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, कोई हमें ऐसी बॉडी का निर्माण करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, लिखो कि 2005 में, है ना, 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में, 2005 में वीरप्पा मोइली, नाम नहीं सुने हैं, कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, बड़े बड़े वकील, वो थे अध्यक्ष किसके, सेकेंड प्रशासनिक सुधार आयोग के। तो वीरप्पा मोइली, है ना। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अनअकैडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अनअकैडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। वीरप्पा मोइली, है ना, वीरप्पा मोइली। तो 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी, देख लो कि 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, है ना। इससे पहले क्या लिखवाया था मैंने, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में भी उसने क्या किया था, इस तरह का रिकमेंडेशन। और फिर 2005 में जब द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग बनाया गया, उसने भी क्या किया, सेम टू सेम रिकमेंडेशन की क्या बनाया जाए। तो क्या मैंने लिखवाया कि 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी सिफारिश की कि एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाना चाहिए, जो उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार को रोक सके। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे देश में बहुत पहले से ही, है ना, लोकपाल को लेकर के चर्चा चल रही थी। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी इसका क्या किया, रिकमेंड किया।
सेकंड, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बनाया गया था उसने भी क्या किया, इसका रिकमेंड किया। खुद सरकारों ने 1968 में सबसे पहली बार कोशिश किया क्या करने का, लोकपाल को बनाने का। और याद रखिएगा 2011 तक 8 बार इस बिल को क्या किया गया, लोकसभा में पेश किया गया, और 8 बार पेश करने के बावजूद ये बिल पास नहीं हुआ था। इसमें बहुत कंट्रोवर्सी था, वही मैं कल बताया मैंने ना कि एक ऐसी बॉडी बना दोगे जो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट नहीं करेगी और प्रधानमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार की क्या कर सकती है, जांच कर सकती है। तो वो बॉडी अगर निरंकुश हो गई, जो लोकपाल बनाया वही भ्रष्टाचारी निकल गया, तो फिर क्या होगा, वही पैसे लेकर के मंत्री को फंसा रहा है, उसके ऊपर जांच कर रहा है। और अब तो बिल भी ला रही है सरकार कि 30 दिन तक जेल में रहोगे तो क्या कर देंगे, पद से हटा देंगे। तो लोकपाल ने एक केस रजिस्टर कर लिया मुख्यमंत्री के ऊपर और सीबीआई ने जाके गिरफ्तार कर लिया। 30 दिन तक पूछताछ करते रह गए। तो बेचारा 30 दिन के बाद 31वां दिन जहां आया, पता चला सीएम का कुर्सी खत्म। तो ये बिल जो है काफी खतरनाक है जो अभी सरकार लेकर के आई है। अब इसमें खतरनाक इन द सेंस की मतलब क्या है कि सरकार बोल रही है कि इससे क्या होगा, राजनीति का अपराधीकरण से मुक्ति मिल जाएगी। तो अगर आपको राजनीति का अपराधीकरण रोकना है तो उसके लिए तो आप क्या कीजिए, इलेक्शन रिफॉर्म्स कर दीजिए। मतलब चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया है उसमें लिखवा दीजिए कि अगर किसी के ऊपर गंभीर अपराध का आरोप रहेगा वो चुनाव लड़ ही नहीं सकता है। तो अपने आप जब अपराधी जो है चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, अपराधी जो है चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, तो क्या होगा, अपराधी चुन करके आएंगे ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए कि आपको पर्पस ये है कि कोई भी अपराधी मंत्री उंत्री ना बन पाए, तो अपराधी मंत्री तभी बनेगा ना चुन के आएगा। तो अपराधी को चुनाव लड़ने ही मत दीजिए, ना अपराधी चुन करके जाएगा ना वो मंत्री बनेगा, है कि नहीं। हाँ ठीक है, मंत्री बनने के बाद कोई आरोप लगेगा तो उसके लिए आप कुछ मैकेनिज्म आप बना सकते हैं, ये चीजें। तो इसके बहुत सारे मेरिट्स है, डिमेरिट्स है, उस पर हम लोग कभी डिस्कस कर लेंगे करंट अफेयर्स में। ये जो अभी आया है 130वां संविधान संशोधन बिल, उसकी क्या मेरिट्स है और उसकी क्या डिमेरिट्स है ना, आया है ना कल, पता भी है कि नहीं किस। तो हम लोग किस पर बात कर रहे थे, लोकपाल के ऊपर। तो मैंने बोला कि काफी प्रयासों के बावजूद हमारे देश में लोकपाल नहीं बन पाया था, लेकिन फिर सरकार को लगा कि नहीं अब इसको टाला नहीं जा सकता है, और फाइनली आप देखोगे कि 2011 में जो है लोकपाल विधेयक को क्या किया गया, पास किया गया। और लिखो कि 2011 तक, ऐसे लिखना, 2011 तक इस बिल को पारित करने के 2011 तक इस बिल को पारित करने के 8 बार प्रयास किए गए थे, 8 बार प्रयास किए गए थे, लेकिन सभी प्रयास असफल रहे, सभी प्रयास असफल रहे। और आप देखोगे कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला है ना, 2011 में आप देखोगे एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला था जिसको हम लोग बोलते थे अन्ना आंदोलन। नाम सुने थे ना, अरविंद केजरीवाल, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। एक पूरा का पूरा एक ग्रुप बनाया गया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। अरविंद केजरीवाल उसको लीड कर रहे थे, तभी तो वो दिल्ली में पूरा सीएम ही बन गए आगे चल करके। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन और अन्ना हजारे का आंदोलन चला सरकार पर, वही लोकपाल को ही लेके पूरा का पूरा आंदोलन था कि भैया एक ऐसी बॉडी होगी जो नेताओं के क्या करेगी, भ्रष्टाचार की जांच करेगी। तो 11 के बाद क्या हुआ कि देश में ऐसा माहौल बना दिया गया आंदोलन करके कि सरकार को झुकते हुए 2013 में क्या करना पड़ा, लोकपाल और लोकायुक्त बिल पारित करवाना पड़ा। वहीं से अरविंद केजरीवाल का क्या होता है, उदय, है कि नहीं तो कुछ कोई जानता थोड़ी था, है कि नहीं ये चीजें। तो आप देखोगे कि लिख लो इस बात को, लिखो तो, है ना। देखो अन्ना हजारे के नेतृत्व में, है ना, अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन, है ना, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मूवमेंट को, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। तो अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन, है ना, AI इंडिया अगेंस्ट,
है ना, करप्शन, है ना। तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, है ना, हिंदी में भी आप लिख सकते हो इसको, है ना। आंदोलन ने क्या लिखेंगे इसको, आंदोलन ने तेजी पकड़ी, ऐसे लिख लेना, या फिर तेज हुआ, आंदोलन तेज हुआ, और इसके दबाव में आते हुए लोकपाल और लोकायुक्त, क्या इसको बोलते हैं हम लोग, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 संसद से पारित किया गया, जो जनवरी 2014 में लागू किया गया, जो जनवरी 2014 में, है ना, लागू किया गया। ठीक है। तो यहां पर आप याद रखिएगा 1960s से चलते कहां, कब 2014 में फाइनली देश को क्या मिला, लोकपाल और लोकायुक्त। तो लंबा संघर्ष रहा, क्योंकि कोई भी सरकार जो है ना करप्शन वगैरह जो है ना खत्म करना उतनी सीरियस नहीं है, क्योंकि पैसा तो उनके पास नहीं जा रहा है ना, सीधी सी बात है। और लोकपाल जैसे चीजों को आप बना दोगे, और जब ये मंत्रियों की जांच करना शुरू करेगा, है ना, तो भाई पैसा आना आपका भी तो बंद होगा, है ना। तो फाइनली जो है आप देखोगे इंडिया अगेंस्ट करप्शन अगर नहीं चलता, उतना बड़ा मूवमेंट दिल्ली में नहीं होता, ठीक है ना। तो अच्छा, कांग्रेस के जाने का कारण भी यही था, है ना, इतना ना माहौल बना दिया उसके खिलाफ कि कांग्रेस की सरकार चली गई और आज तक वापस नहीं आई है, ठीक है ना, ये चीजें। लेकिन करप्शन तो खत्म नहीं हुआ है देश में, है ना। लोकपाल तो मिल गया, लेकिन करप्शन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि किसी चीज का निर्माण करना अलग होता है और किसी चीज को इंप्लीमेंट करना क्या होता है, अलग। विडंबना ये है कि मैंने बोला कि 2014 में ये बिल लागू हुआ, लेकिन लोकपाल के पास आप शिकायत कैसे करेंगे, इसके नियम 2020 में जारी किए थे, 6 साल के बाद। बात समझ में आ रही है कि एक बिल तो आपने पास कर दिया, अच्छा, लोकपाल का पोस्ट बहुत सालों तक क्या रहा, वैकेंट। जिस व्यक्ति को तुमने चुन करके लाया बनाया है कि वो हायर लेवल पर क्या करेगा, करप्शन का जांच, उसकी नियुक्ति में 2-3 साल की देरी कर दी गई। मतलब ठीक है, आज तो कोई पूछ भी नहीं रहा लोकपाल कौन है और लोकायुक्त कौन है, लेकिन 2014 में तो लोकपाल को लेकर काफी देश में क्या था, हंगामा खड़ा हुआ था। लेकिन एक बार बिल पारित हो गया, लेकिन आज तक देश में करप्शन खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लोकपाल को इंप्लीमेंटेशन में सरकार ने क्या किया, कोई सीरियसनेस दिखाया ही नहीं। लोकपाल की नियुक्ति नहीं होती है, लोकपाल के पास स्टाफ नहीं है, ठीक है ना। लोकपाल के बिल में ऐसे ऐसे अमेंडमेंट कर दिए गए हैं कि आपको पता भी नहीं है कि लोकपाल के पास अब शक्ति ही नहीं है कि नहीं, ये चीजें, है ना। तो मैंने क्या लिखा है कि 2014 में फाइनली आपको क्या मिला, लोकपाल मिला। तो खैर हम लोग उसमें बाद में बात करेंगे, लेकिन हमें पढ़ना है कि लोकपाल कौन बनता है, उसकी योग्यता क्या होती है, ये सब चीजें, ठीक है ना। चलो, तो क्या होगा, लिखो इस अधिनियम के अनुसार, देखो इस अधिनियम के अनुसार संघ के लिए एक लोकपाल, संघ के लिए एक लोकपाल और राज्य के लिए लोकायुक्त, संघ के लिए एक लोकपाल और राज्य के लिए लोकायुक्त जैसी संस्था को बनाने का चर्चा किया गया है, बनाने की चर्चा की गई है। तो राज्यों में क्या होगा, लोकायुक्त, और केंद्र में क्या होगा, लोकपाल, ठीक है ना, लोकपाल। अब आप क्या लिख लेंगे, सीधे सीधे क्या लिखेंगे, लोकपाल, ठीक है ना। एक टॉपिक क्या लिखो, लोकपाल। तो केंद्र में लोकपाल और राज्य में क्या, लोकायुक्त को बनाने की चर्चा की गई है या प्रावधान किया गया है, ऐसे लिख लेना, का प्रावधान किया गया है। तो राज्यों में क्या बनेगा, लोकायुक्त, और केंद्र में क्या बनेगा, आपका लोकपाल। अब हम लोग टॉपिक क्या लिखेंगे, लोकपाल। देख लेते हैं कि लोकपाल में कितने मेंबर होते हैं, क्या होते हैं, कैसे काम करता है, ठीक है ना। यही एग्जाम में बीपीएससी इतना ही पूछता है ना, लोकपाल से। तो लोकपाल लिख लिया, है ना, और लिख लो कि तो लोकपाल क्या होगा, एक बहुसदस्यीय निकाय, पहले यही लिख लो
कि लोकपाल एक बहु सदस्यीय निकाय है। लोकपाल एक बहु सदस्यीय निकाय है। लोकपाल एक बहु सदस्यीय निकाय है। निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम, जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 अन्य सदस्य होते हैं। तो क्या होता है, एक अध्यक्ष है ना, और मैंने क्या बोला, 8 अन्य सदस्य है ना, अन्य सदस्य। ठीक है, तो एक अध्यक्ष होगा और क्या होगा आपका 8 है ना अन्य सदस्य। तो ये है आपका क्या स्ट्रक्चर किसका, लोकपाल का। ठीक है ना, ये चीजें। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो मैंने क्या बोला कि एक होता है आपका अध्यक्ष, चेयरमैन, और 8 क्या होते हैं आपके अन्य सदस्य। अब इन 8 में भी कहा गया है कि इन 8 में से 4 क्या होगा, न्यायिक, और 4 क्या होंगे, गैर न्यायिक। तो न्यायिक का मतलब ऐसे लोग जिनको क्या है, न्याय मतलब कि कानून का क्या हो, ज्ञान हो। और गैर न्यायिक का मतलब होता है जो वकील वगैरह तो नहीं है, लेकिन समाज में अदर सेक्शन में उनको क्या अच्छा खासा अनुभव है। ठीक है ना, तो आगे नोट करके इसमें लिख लेना, या फिर ऐसे कर लेना, स्ट्रक्चर ऐसे ही बना लो, है ना। कि एक क्या हो जाएगा, अध्यक्ष लिख लेंगे, ठीक है ना। 4 क्या लिख लेंगे, है ना, न्यायिक सदस्य, न्यायिक सदस्य, और 4 क्या लिख लेंगे, गैर न्यायिक सदस्य। ठीक है ना, तो 8 मैंने लिखा था क्या, अन्य, तो उसको तोड़ देना है आपको। तो एक अध्यक्ष हो गया, है ना, एक क्या हो गया, 4 क्या होंगे, न्यायिक, है ना, ये 9 है न्यायिक, और अरे रुको ना, न्यायिक लिखो ना तुम, हम योग्यता पढ़ाएंगे ना अभी। न्यायिक बोले तो वकील होते हैं, वकील लिखवा दे क्या, 4 वकील और 4 नॉन वकील, है ना, है ना। उल्टा सीधा जो समझा रहे पहले उसको समझ लो, उसके बाद डाउट होता है। एक क्या हो गया अध्यक्ष, 4 क्या होंगे न्यायिक, और 4 क्या होंगे गैर न्यायिक। ठीक है ना, ये चीजें। ठीक है, एक और पॉइंट लिखो, इसमें ये कहा गया कि जो अन्य सदस्य होंगे उसमें कम से कम 50% सदस्य ऐसे होने चाहिए जो SC ST OBC माइनॉरिटी या फिर वुमेन से क्या हो, बिलोंग करते हो। तो नोट करके इस बात को लिखो, है ना। देखो कि कम से कम 50% सदस्य, कम से कम 50% है ना सदस्य, अनुसूचित जाति 50% सदस्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होंगे। ये पूछता है खूब, है ना, है ना। तो मैंने बोला कि एक अध्यक्ष होता है और 4 क्या होते हैं अन्य सदस्य, और 4 अन्य सदस्यों में 8 अन्य सदस्य होते हैं, और 8 में से 4 क्या होते हैं न्यायिक, और 4 क्या होते हैं गैर न्यायिक। न्यायिक का मतलब मैंने क्या बताया, जिसको कानून का ज्ञान हो, वो वकील भी हो सकता है, और आगे चलकर योग्यता पढ़ाएंगे तो न्यायाधीश भी हो सकते हैं। तो वकील कैसे कोई लिखवा देगा, है कि नहीं, बोलेगा क्या न्यायिक, है ना। या फिर 4 क्या होंगे आपके गैर न्यायिक। और इसमें भी कहा गया कि जो 8 अन्य सदस्य होंगे उसमें से 50% क्या होने चाहिए, SC ST OBC माइनॉरिटी या फिर महिलाओं से बिलोंग करते हुए होने चाहिए। ठीक है ना, ये चीजें। अब लिखो योग्यता, देखो योग्यता, और योग्यता में सबसे पहले किसकी योग्यता लिखेंगे, अध्यक्ष की योग्यता लिखेंगे। तो आप देखोगे लोकपाल कौन बन सकता है, यानी कि अध्यक्ष कौन बन सकता, अध्यक्ष को लोकपाल ही कहते हैं, याद रखना। लोकपाल का जो अध्यक्ष होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकपाल, है ना। अभी भारत का लोकपाल कौन है,
पिनाकी तो है था ही, उसके बाद अब वहीं चल रहे हैं। लिख लेना, जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उनको लोकपाल का नाम पता होना चाहिए। क्या है, पता है तुमको? क्या क्या पता है? नहीं बताएगी, चलो ठीक है। तो अध्यक्ष नाम लिखो। जो सर हमको ऐसे बोल दिया, हम अब नहीं बताएंगे अध्यक्ष कौन है। अध्यक्ष को ही मार डाला तुमने, है कि नहीं? तो अध्यक्ष का योग्यता देखो, एक अध्यक्ष जो भारत का मुख्य, ऐसे क्या लिखवा रहे थे योग्यता में, क्या लिखवाया? अध्यक्ष और डैश दे के लिखो, अध्यक्ष डैश दे के लिखो कि जो भारत का क्या हो, लिखो जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है, जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है। ये वर्डिंग समझना, क्या बोल रहा है? जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है या सर्वोच्च न्यायालय का, या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, न्यायाधीश है या रहा है। बात समझ में आया है कि नहीं? वर्तमान में भी जो है वो भी उसको भी बनाया जा सकता है, और जो रिटायर्ड है वो भी। यही वर्ड यहीं पर कंफ्यूजन है सारा, कि सर लोकपाल कौन बन सकता है? तो मैंने क्या बोला, जो प्रेजेंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो भी इस पद को धारण कर सकते हैं, या फिर जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको भी इस पद पर धारण किया जा सकता है। या फिर क्या बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज होना चाहिए। जज में वर्तमान जज भी हो सकता है और रिटायर्ड भी, है ना? यहाँ पर काफी कंफ्यूजन है। पूछ लेगा लोगों को क्या लगता है कि रिटायर्ड होकर के ही तो कोई बनेगा लोकपाल, लेकिन सरकार ने वर्डिंग बहुत तेजी से खतरनाक तरीके से बनाई है। क्या कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज वर्तमान में, या फिर कोई क्या रिटायर्ड, या फिर सीजीआई जो वर्तमान में है, या फिर जो पहले सीजीआई रहा हो, किसी को भी यहाँ पर क्या बनाया सकता है? लोकपाल। तो जब लगेगा कि सीजीआई भारत के सरकार के पक्ष में है तो उसको बना देंगे लोकपाल, है कि नहीं? अगर लगेगा कि नहीं सीजीआई जो है बहुत कड़ा आदमी बन गया तो क्या करेंगे? कोई फॉर्मल सीजीआई उजीआई को उठा के लेके आएंगे, क्या बना देंगे, है ना? जनरली रिटायर्ड वाले भी बनाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे ही बहुत सारे पेंडिंग काम है। तो जो प्रेजेंट में है वो कभी कभी इस पद को धारण नहीं करता, क्योंकि उसको तो भाई लोकपाल में भी तो क्या होगा, जो शिकायतें होंगी उसकी जांच करवानी पड़ेगी, और बेचारा सुप्रीम कोर्ट में है ही पहले से ही वर्कलोड क्या है, बहुत ही ज्यादा। तो जनरली देखते हैं जो रिटायर्ड होते हैं सीजीआई या फिर जज, उनको हम लोग क्या बना देते हैं? लोकपाल। लेकिन नियमों में दोनों के बारे में बात है या फिर क्या है? रहा हो, ठीक है ना? ठीक है, लिखो इसी में दूसरा पॉइंट। इसके अलावा लिखो, इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी न्यायाधीश वगैरह को नहीं बनाना है तो दूसरा व्यक्ति बन सकता है। देखो इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति, देखो इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार, अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार विरोधी नीति, ऐसे लिखना, भ्रष्टाचार विरोधी नीति, भ्रष्टाचार में एक्सपीरियंस लिखवाना अच्छा नहीं लगता है ना, कि आपको भ्रष्टाचार में एक्सपीरियंस हो, आप कैसे कितना अच्छा भ्रष्टाचार करते हैं, तो क्या लिखवाया? भ्रष्टाचार विरोधी नीति। ये नहीं कि कोई लिखवा दिया करके भ्रष्टाचार में अच्छा खासा अनुभव है कि नहीं? तो भ्रष्टाचार विरोधी नीति, कॉमा, लोक प्रशासन, क्या मैंने लिखवाया? लोक प्रशासन, है ना? फिर क्या लिखो? सतर्कता, लोक प्रशासन, सतर्कता, है ना? बीमा और बैंकिंग, कॉमा देके लिखते जाना। सतर्कता के बाद क्या लिखेंगे? बीमा और बैंकिंग, है ना? बीमा और बैंकिंग, फिर लिखो कानून और प्रबंधन सहित वित्त से संबंधित मामलों में, कानून और प्रबंधन सहित वित्त से संबंधित मामलों में विशेष ज्ञान और
कम से कम 25 वर्षों का अनुभव रखता हो। विशेष ज्ञान और कम से कम 25 वर्षों का अनुभव रखता हो। बात समझ में आया है ना? 25 वर्षों का अनुभव रखता हो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि या तो कौन बन सकता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो प्रेजेंट में है, या फिर कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस, या फिर क्या मैंने बोला, सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्तमान में जज, या फिर कोई रिटायर्ड जज। इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति जो जज वज तो नहीं है, लेकिन क्या है, भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, बीमा और क्या है, बैंकिंग, या फिर कानून, या फिर प्रबंधन, या फिर वित्तीय मामलों में जिसके पास क्या है, न्यूनतम 25 वर्षों का क्या हो, अनुभव हो, और वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, तो उसको भी क्या बनाया जा सकता है, लोकपाल। ठीक है, तो एक न्यायिक सदस्य भी बन सकता है और एक गैर न्यायिक सदस्य भी किसका अध्यक्ष बन सकता है, लोकपाल का। ठीक है, तो ये दोनों क्राइटेरिया आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है ना, ये चीजें। इसके बाद लिखो योग्यता हूं, लिखो न्यायिक सदस्य की योग्यता क्या होगी। लिखो न्यायिक सदस्य की योग्यता, न्यायिक सदस्य की योग्यता, न्यायिक सदस्य की योग्यता। और लिख लो इसमें कि यदि वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है, यदि वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, यदि वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है। समझ में आ गया? ठीक है ना? तो वकील नहीं, कौन, न्यायाधीशों की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, अगर हम न्यायिक योग्यता की बात करते हैं, न्यायिक सदस्यों की, तो क्या बोल रहा है कि या तो वो क्या हो, है ना, सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश है या रहा है, रिटायर्ड भी, या फिर अगर हाईकोर्ट की बात हो रही तो हाईकोर्ट में कौन, मुख्य न्यायाधीश। हाईकोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश है या रहा है, वो क्या बन सकता है, लोकपाल में अन्य सदस्य में, कौन सा, न्यायिक सदस्य में उसकी नियुक्ति हो सकती है। ठीक है ना? तो ये बहुत ही खतरनाक है। ठीक है ना, ये चीजें। तो आगे आओ, फिर लिखो गैर न्यायिक सदस्यों की योग्यता, गैर न्यायिक सदस्यों की योग्यता, गैर न्यायिक सदस्यों की योग्यता। अब कुछ करना नहीं है, क्या करना है, जो मैंने अभी ऊपर एक वर्ड लिखवाया ना, ये वाला भ्रष्टाचार विरोधी नीति, या सेम टू सेम उतार दो वहां पर। तो एक गैर न्यायिक सदस्य कौन बन सकता है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको क्या हो, भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, बीमा और बैंकिंग, कानून और प्रबंधन सहित वित्त संबंधित मामलों में क्या हो, लगभग 25 वर्ष का अनुभव और विशेष ज्ञान, उस व्यक्ति को हम लोग क्या बना सकते हैं, गैर न्यायिक सदस्य। तो लिख लो उस चीज को फिर से, है ना। तो मैंने क्या बोला, गैर न्यायिक सदस्य की योग्यता में कि भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, भ्रष्टाचार विरोधी नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, बीमा और बैंकिंग, कानून और प्रबंधन सहित, कानून और, अभी लिखा था ना हमने, कानून और प्रबंधन सहित वित्त से संबंधित मामलों में है ना, 25 वर्षों का अनुभव और विशेष ज्ञान, बस इतना ही लिखना, 25 वर्षों का अनुभव और विशेष ज्ञान। प्रतिष्ठित व्यक्ति तो होना ही चाहिए, है कि नहीं, ये भी चीज है। तो 25 वर्षों का अनुभव और विशेष ज्ञान हो, तो सेम टू सेम है, और विशेष ज्ञान, 25 वर्षों का अनुभव और विशेष ज्ञान। तो अगर आप इन किसी भी क्षेत्र में क्या है, अच्छा खासा आपके पास अनुभव है, 25 वर्ष का मतलब अच्छा खासा अनुभव रखने वाला आदमी है,
तो वैसे लोगों को हम क्या बना सकते हैं, लोकपाल का गैर न्यायिक सदस्य। ठीक है, इसलिए इसमें कॉम्प्लिकेसी बहुत ज्यादा है और इसलिए एग्जाम में इसके क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि कौन बन सकता है लोकपाल या फिर लोकायुक्त, और लोकपाल में भी अध्यक्ष कौन बन सकता है, न्यायिक सदस्य कौन बन सकता है और गैर न्यायिक। ठीक है ना, ये सब चीजें, ये रट्टा मारने वाला पॉलिटी है, इसमें कंसेप्ट नहीं है, लेकिन क्या है, बस आपको रटना पड़ेगा। जब भी एग्जाम देने आप जाएंगे तो इन बॉडीज को उठा करके आपको देखना होगा, इसकी योग्यता वगैरह रटनी होगी, और एग्जाम में पूछता है, खास करके पीसीएस के एग्जाम में ज्यादातर। ठीक है ना, ये चीजें है ना। चलो, अब नियुक्ति कैसे होती है लिख लेते हैं। लिखो, नियुक्ति की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया, नियुक्ति की प्रक्रिया। तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर भी क्या है कि एक खोजबीन समिति होती है, फिर एक चयन समिति होती है, और चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करता है ना, इनकी नियुक्ति कर देता है। ठीक है ना, तो लिख लो, पहले नियुक्ति में लिखो पहला पॉइंट है ना, कि एक खोज समिति, नियुक्ति की प्रक्रिया में लिखेंगे पहला पॉइंट, और क्या लिखेंगे, एक खोज समिति, एक खोज समिति उम्मीदवारों का एक पैनल, एक खोज समिति उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करती है। मैं लिखवा दूंगा खोज समिति क्या होती है ना, तो पहले लिख लो कि एक खोज समिति उम्मीदवारों का एक पैनल तैयार करती है, और इन नामों पर, और इन नामों पर चयन समिति द्वारा, और इन नामों पर चयन समिति द्वारा विचार किया जाता है, विचार किया जाता है, और फिर चयन समिति द्वारा राष्ट्रपति को अपनी सिफारिश भेजी जाती है, और फिर चयन समिति द्वारा, और फिर चयन समिति द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी जाती है, राष्ट्रपति को सिफारिश भेजी जाती है ना। तो एक खोज समिति होगी जो क्या करेगी, नामों को, नामों का एक पैनल, नामों का पैनल का मतलब क्या, 4-5 नाम वो छांट करके क्या करेगी, चयन समिति के पास भेजेगी। चयन समिति क्या करेगी, उन नामों पर विचार, और मान लो एक पोस्ट है और 5 नाम आए हैं, तो 5 नाम में से जो इस पर भी कंसेंसस बन गया, उसके नाम की सिफारिश किसके पास जाएगी, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति क्या कर देंगे, उसकी नियुक्ति। तो इसमें भी खोज समिति और क्या है, चयन समिति। अब हमें देखना है कि चयन समिति में कौन कौन लोग होते हैं, तो क्या लिखोगे, चयन समिति। लिखो, चयन समिति, चयन समिति, और ये याद रखना यही पूछा है। तो चयन समिति में कौन कौन होते हैं, जरूर होंगे कौन, प्रधानमंत्री, तो लिख लो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, जो इस चयन समिति के क्या होंगे, अध्यक्ष। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री ही किसी अगर समिति में, तो वो कौन बनेगा, वही क्या होगा, अध्यक्ष होगा। याद रखिएगा, तो चयन समिति का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। उसके बाद लिखो लोकसभा अध्यक्ष, है ना, पीएम के बाद कौन, लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष। फिर तीसरा लिखो लोकसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा में विपक्ष का नेता, तो प्रधानमंत्री हो गए, फिर कौन हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, फिर तीसरा कौन हुआ, लोकसभा में विपक्ष का नेता। फोर्थ लिखो भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो कौन, सर्वोच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश। तो अगर सीजीआई अवेलेबल नहीं है तो कौन आएगा, अरे या लिखवाया है मैंने, क्या लिखवाया, भारत का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो अगर मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सीनियर मोस्ट जो जज है वो इस बैठक में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, इसके बाद एक और आदमी है, लिखो
राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रख्यात, लिखो, राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रख्यात न्यायविद। राष्ट्रपति द्वारा नामित एक प्रख्यात न्यायविद। न्यायविद का मतलब क्या? जिसको क्या हो, कानून का ज्ञाता जिसको बोलते हैं हम लोग, न्यायविद। तो कौन कौन हो गया? प्रधानमंत्री हो गया, स्पीकर हो गया, है ना, फिर कौन हो गया? लोकसभा में एलओपी हो गया, फिर क्या बोला जा रहा है, ये वाला खतरनाक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई अदर जज। और इसके बाद क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा नामित एक प्रख्यात न्यायविद, है ना। तो न्यायविद का मतलब होता है राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति किसकी सिफारिश पर काम करेगा? मंत्रिपरिषद। तो सरकार एक व्यक्ति का नाम यहाँ पर क्या करती है? सिफारिश करती है। और वो तो न्यायविद का मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है, जिसको क्या हो, न्याय मतलब कानून का क्या हो, ज्ञान। तो ये कितने लोग हो गए? 5। तो 5 लोगों की एक समिति है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? चयन समिति। और चयन समिति के द्वारा नामों पर विचार करेगा, जो कौन तैयार करेगी? खोज समिति, ठीक है ना। याद रहेगा, चयन समिति आता है एग्जाम में, ठीक है ना। अब लिख लो खोजबीन समिति, देखो तो खोज समिति, देखो खोज समिति, ये तो चयन समिति था, अब लिख लो खोज समिति, है ना। तो खोज समिति में कोई सदस्य नहीं है, विभाग है। तो भारत सरकार का एक विभाग है जिसको हम बोलते हैं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, है ना, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। जब आप लोग अगर यूपीएससी का एग्जाम दोगे और कभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो यही कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग आपका क्या कराता है? प्रशिक्षण वगैरह कराता है, आपका प्रमोशन वगैरह होता है इसी के रिकमेंडेशन पर, है कि नहीं ये चीजें। तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग क्या करता है? उन नामों को तैयार करता है जिन नामों पर चयन समिति क्या करेगी? चर्चा करेगी। तो लिख लो इस बात को, है ना। क्या मैंने बोला? खोजबीन समिति। लिखो कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, है ना। अनअकैडमी अब सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी अवेलेबल है। बिहार के पटना के बोरिंग रोड इलाके में भी हमारा ब्रांच अवेलेबल है, जहां पर बीपीएससी के हिंदी और इंग्लिश माध्यम के बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो अनअकैडमी में मिलता है आप सभी को बेस्ट फैकल्टी के साथ पढ़ने का मौका। इसके साथ अन्य सुविधाएं जैसे वीकली करंट अफेयर्स की क्लासेस विद मंथली मैगजीन, वीकली टेस्ट सीरीज जो कि बीपीएससी के पैटर्न पर ही आधारित होते हैं। इसके अलावा अपनी फैकल्टीज के साथ 1-to-1 इंटरेक्शन करने का मौका और किसी भी डाउट को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 मेंटरिंग सेशन। तो देर मत करें, ज्वाइन करें अनअकैडमी, इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म को, और अपने सपने को साकार करें। कार्मिक, है ना, जो कार्मिक मतलब क्या होता है? कर्मचारी, है ना। तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग उन लोगों की एक सूची बनाएगा, उन लोगों की एक सूची बनाएगा जो लोकपाल या अन्य सदस्य बनने के इच्छुक हैं, जो लोकपाल या इसके अन्य सदस्य बनने के इच्छुक हैं, अन्य सदस्य बनने के इच्छुक हैं। बात समझ में आया, है ना। तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा ऐसे लोगों से, अब कभी कभी पेपर में भी निकलता है कि लोकपाल में कुछ सदस्यों की वैकेंसी है, जिनको भी बनना है वो क्या करें? इसके फॉर्म को फिल करें। तो क्या होता है कि जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर बनना चाहता है तो फॉर्म को फिल करता है, उसमें अपना एक्सपीरियंस सब कुछ आपको भरना पड़ेगा। और अगर कार्मिक विभाग को लगता है कि आप वैसे व्यक्ति हैं जो कहाँ बन सकते हैं, लोकपाल में जा सकते हैं, तो फिर क्या करेगा? वो उसके नाम को रिकमेंड कर देगा खोजबीन समिति को। तो बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई भी करते हैं, खुद से भी ये क्या करता है? देखता है, और फिर एक कुछ व्यक्तियों का नामों का क्या बनाएगा? लिस्ट, जिस पर खोजबीन समिति क्या करेगी? विचार, ठीक है ना, ये चीजें। तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के द्वारा क्या किया जाता है, ठीक है ना, ये चीजें, है ना। थर्ड पॉइंट लिखो, इसमें नोट करके एक पॉइंट लिख लो, है ना। देखो मैंने क्या कहा कि जो कार्मिक विभाग के द्वारा जो कुछ नामों को तैयार किया गया,
तो क्या उन्हीं नामों पर सिर्फ चर्चा की जा सकती है या फिर दूसरे नामों पर भी चर्चा किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, जो चयन समिति है वो खोजबीन समिति के द्वारा दिए गए नामों पर भी चर्चा कर सकती है, और अगर उनको कोई सुटेबल नहीं लगा तो वो खुद से अपने किसी व्यक्ति को क्या बना सकता है, लोकपाल वगैरह। ठीक है ना? तो नोट करके यही बात हमने कहाँ लिखा था, इलेक्शन कमीशन वाले में। वहां पर भी क्या था, एक खोजबीन समिति, और मैंने वहां पर ही बोला था कि जो चयन समिति है वो खोजबीन समिति के अलावा भी किसी नाम पर क्या कर सकता है, विचार कर सकता है। ठीक है ना? ये चीजें तो लिख लो कि चयन समिति, खोजबीन समिति, नोट करके लिखो, चयन समिति खोजबीन समिति द्वारा सुझाए गए नामों में से, चयन समिति खोजबीन समिति द्वारा सुझाए गए नामों में से, सुझाए गए, चयन समिति खोजबीन समिति द्वारा सुझाए गए नामों में से नाम चुन भी सकती है और नहीं भी चुन सकती, चुन भी सकती है और नहीं भी चुन सकती है। सुझाए गए नाम चुन भी सकती है, सुझाए गए नाम चुन भी सकती है, सुझाए गए नामों में से नाम चुन भी सकती है और नहीं भी चुन सकती। ऐसे लिखा है ना आप लोगों ने, क्या लिखा कि चयन समिति खोजबीन समिति द्वारा सुझाए गए नामों में से नाम चुन भी सकती है और नहीं भी चुन सकती। ठीक है ना? ये चीज ठीक है। तो ये था हमारा क्या, कि कैसे नियुक्ति की प्रक्रिया है। तो एक खोजबीन समिति है, चयन समिति है, और इनके नामों पर फिर राष्ट्रपति को भेजा जाता है, और राष्ट्रपति क्या करता है, लोकपाल और अन्य सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है? लिखो कार्यकाल, कार्यकाल, कार्यकाल कितना है, देखो 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, इनमें से जो क्या हो पहले, इनमें से जो भी पहले हो, इनमें से जो भी पहले हो। ठीक है? तो 5 वर्ष या फिर 76 वर्ष की आयु। अच्छा, वेतन वगैरह क्या होगा, अध्यक्ष का वेतन क्या होगा, तो क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय के बराबर। सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसी के इक्विवेलेंट क्या होता है, लोकपाल का अध्यक्ष का वेतन। तो लिख लो कि अध्यक्ष का, देखो अध्यक्ष का वेतन भत्ता, अध्यक्ष का वेतन भत्ता और सेवा की अन्य शर्तें, अध्यक्ष का वेतन भत्ता और सेवा की अन्य शर्तें, और सेवा की अन्य शर्तें, शर्तें भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य सदस्यों का वेतन और भत्ता, और अन्य सदस्यों का वेतन और भत्ता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होगा, है ना? तो बोल रहा है जो लोकपाल होगा उसका सैलरी सीजीआई के बराबर, और जो अन्य सदस्य होंगे उसकी सैलरी किसके बराबर, सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजेस के बराबर। तो कुछ भत्ते वत्ते सीजीआई को अलग अलग से मिल जाते हैं, क्योंकि वो पूरा प्रशासनिक कार्य भी क्या करता है, देखता है ना? वकील के साथ साथ वो, न्यायाधीश के साथ साथ वो क्या करता है, प्रशासनिक कार्यों को भी देखता है, तो उसके वेतन भत्तों में थोड़ा सा इजाफा कर देते हैं। तो आ? वेतन से ना भत्ता उतना ज्यादा मिलता, वही है कि उसको घर मिलेगा ज्यादा अच्छा, जो सुविधाएं हैं ज्यादा अच्छी मिलेगी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एक्स्ट्रा काम कर रहा है ना, प्रशासनिक काम भी वही देख रहा है। तो फिर भत्तों में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी। ठीक है ना? ये चीज तो क्या है, अध्यक्ष, लोकपाल का जो अध्यक्ष है उसकी सैलरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बराबर, और जो अन्य सदस्य हैं उसकी सैलरी किसके, अदर जज के बराबर होता है। ठीक है ना? याद रहेगा? ठीक है ना? ये चीजें, चलो तो ये हो गया आपका कार्यकाल। निष्कासन लिखिए, निष्कासन, निष्कासन। ठीक है?
हाँ, तो मतलब कि लोकपाल का अध्यक्ष और सदस्यों का निष्कासन कैसे होता है, ठीक है ना। हाँ, निष्कासन नहीं होता है ना, कैसे होता है, ऐसे लिख लेते पहले, ठीक है ना। तो देखो, लोकपाल के सदस्यों को एक पढ़े हैं ना हम लोग, तब से पढ़ के आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जांच, अरे वैधानिक निकाय है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह नहीं हटाते हैं, बल्कि राष्ट्रपति के पास मामला जाएगा और मामले को राष्ट्रपति कहाँ भेजेंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास। फिर सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी और फिर रिकमेंडेशन पर क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। तो क्या लिखवाया मैंने कि लोकपाल के सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद, ऐसे लिखना, सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा, तो लोकपाल के सदस्यों को, है ना, सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है ना। तो मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसने लोकपाल के ही शिकायत कर दी, है ना, कि वो अक्षम है, या वही भ्रष्टाचार पैसा मांग कर आया, कि बोला कि तुमको अगर किसी का कंप्लेन, मैंने कोई अधिकारी का कंप्लेन किया, बोला कि पैसा दो, तब उसके खिलाफ क्या करेंगे, जांच। तो यहाँ तो जांच के लिए ही पैसा ले रहा है कौन, लोकपाल, तो वही भ्रष्टाचार निकल गया। तो ऐसा कोई जांच जो है वो किसके कहने पर शुरू किया जा सकता है, या तो किसी नागरिक ने क्या किया हो, लोकपाल के विरोध में कंप्लेन। अच्छा, कंप्लेन तो करने वाले बहुत लोग हो सकते हैं, तो राष्ट्रपति पहले देखेगा कि जो आरोप लगाया गया उसमें कोई दम है कि नहीं, और उसको लगता है कि कुछ इनिशियल एविडेंसेस हैं, तो इस मामले को कहाँ वो भेज सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास। और सुप्रीम कोर्ट जांच पांच करके क्या करेगा, फिर राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि हाँ, मामले में कुछ दम है, एविडेंस मिल रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए, लोकपाल को क्या करो, इसके पद से हटाओ, ठीक है ना। ये चीजें तो लिख लो। देखो, ऐसा काम, चाहे ऐसी जांच, ऐसे लिखना, ऐसी जांच राष्ट्रपति द्वारा, ऐसी जांच राष्ट्रपति द्वारा स्वयं या किसी नागरिक की याचिका पर, स्वयं या किसी नागरिक की याचिका पर किया जा सकता है, नागरिक की याचिका पर किया जा सकता है, यदि राष्ट्रपति इससे संतुष्ट हो तो, यदि राष्ट्रपति इससे संतुष्ट हो तो कोई नागरिक ने यह क्या किया, याचिका दिया और बोला कि देखिए लोकपाल हमसे क्या मांग रहा है, पैसे, और कुछ एविडेंस दिया, ऑडियो रिकॉर्डिंग दे दी, कुछ भी दे दिया, है कि नहीं। तो अगर मामले में दम लगेगा, राष्ट्रपति संतुष्ट है, तो क्या कर सकते हैं, इस तरह की जांच वगैरह करा सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या बोला कि ऐसा काम राष्ट्रपति खुद या फिर किसी नागरिक की याचिका पर किया जा सकता है। इसके अलावा एक और तरीका है, अगर लोकसभा और राज्यसभा के सांसद क्या करें, लिखित रूप से कंप्लेन कर दे, किसकी, लोकपाल की, किससे, राष्ट्रपति से। तो इसके लिए क्राइटेरिया है कि अगर 100 सांसद लिखित रूप से आरोप लगाते हैं किसके ऊपर, लोकपाल के ऊपर, तो राष्ट्रपति को इसकी जांच करानी होगी। तो या करके लिखो, देखो, या, है ना, या 100 सांसदों द्वारा, या 100 सांसदों द्वारा एक याचिका पर हस्ताक्षर करके, एक याचिका पर हस्ताक्षर करके, एक याचिका पर, हाँ, राष्ट्रपति से आप याचिका कर रहे हो ना, तो उसकी जांच कराइए। और हस्ताक्षर कितने किए हैं, कम से कम 100 सांसदों ने, पार्लियामेंट के मेंबर ने। तो 100 सांसदों द्वारा एक याचिका पर हस्ताक्षर करके अगर राष्ट्रपति को दिया गया है, अगर राष्ट्रपति को दिया गया है, तो राष्ट्रपति को इसकी जांच करानी होती है, तो राष्ट्रपति को इसकी जांच करानी होती है।
ठीक है, तो कोई नागरिक शिकायत कर दे, या राष्ट्रपति खुद से भी संज्ञान ले सकता है, या फिर मैंने क्या बताया, 100 सांसदों ने लिखित रूप से किसका कंप्लेन कर दिया, लोकपाल का, है ना, याचिका पर साइन करके दे दिया राष्ट्रपति को कि हमें लगता है कि इसने कोई गलत काम किया है। तो उसके अब 100 सांसद जिसके पीछे पड़ जाएं, है ना, तो राष्ट्रपति को जांच करानी होगी ना। 100 सांसद पागल थोड़ी, एक पागल हो सकता है, 100 पागल हो जाएंगे। क्या अभिनंदन, क्या 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 क्या, सरकार इसका दुरुपयोग कर सकती है, लेकिन भाई इतना आसान थोड़ी दुरुपयोग करना। तो बहुमत तो है, ठीक है, लेकिन भाई सुप्रीम कोर्ट जांच कर रहा है ना, सरकार हटा रही है क्या? सरकार दुरुपयोग क्या करेगी, बोलेगी जांच करवा देंगे तुम्हारा। लोकपाल ने कुछ गलती नहीं किया तो क्या, इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट की जांच हो रही। सुप्रीम कोर्ट तो निष्पक्ष है ना। क्या बोलोगे नहीं सुप्रीम कोर्ट भी भ्रष्ट हो सकता है, तब तो कोई फिर भ्रष्ट तो कोई भी हो सकता है कि नहीं, फिर बच्चा कौन। लेकिन यहां पर हम बोल रहे हैं क्या, सुप्रीम कोर्ट की जांच। और सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस मैंडेटरी है किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए। ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई एविडेंस नहीं मिल रहा और राष्ट्रपति उसको हटा दिया। वो बोलेगा एविडेंस नहीं मिल रहा है, इसको इसके पद से बने रहने दिया जाए, तो राष्ट्रपति उसको पद से हटा नहीं सकता, उसको बने रहने देगा। तो जांच भी कर रहा और एडवाइस भी कैसा एडवाइस है, जिसके जिसके तहत ही राष्ट्रपति क्या करेगा अपना। तो आप बहुत होगा तो लोकपाल को तंग कर सकते हैं, है ना, लेकिन वो बोलते हैं ना कि सच सामने तो आता ही है ना। तो सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा तो ये है। तो दुरुपयोग बस दबाव बनाने के लिए किया जा सकता है, ये चीजें, ठीक है ना। तो ये है उसके निष्कासन का क्या है तरीका, ठीक है ना, ये चीजें। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। देखो, लोकपाल के क्षेत्राधिकार और शक्तियां, तो आप देखोगे इसमें पहला लाइन लिखना। देखो, लोकपाल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, लोकपाल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, है ना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये वही कानून है जिसके तहत भ्रष्टाचार की क्या होती है, जांच होती है, ठीक है ना। तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किए गए अपराधों की जांच कर सकता है, किए गए अपराधों की जांच कर सकता है ना, कर सकता है। तो जैसे घूस लेता है कोई आपसे क्या मांगता है, रिश्वत मांगता है, कोई गिफ्ट ले लेता है ना, आपका काम करने के एवज में, इसको माना गया है भ्रष्टाचार इस कानून के तहत। या कोई भी आप फेवर करते हो, जैसे आपने डायरेक्टली उसको घूस नहीं दिया, बोला कि तुम मेरा काम कर दोगे ना, तुम्हारा लड़का पढ़ता है ना कॉलेज में, उसको यहाँ पे जॉब दिलवा देंगे, है कि नहीं। अपनी कोई बहुत बड़ा कंपनी का मालिक है, वो अपना कोई सरकारी काम करवाना चाहता है, तो उसने क्या किया, अधिकारियों को लालच दिया कि तुम मेरा ये काम कर दो, तुम्हारे बच्चे का मेडिकल का फीस हम भर देते हैं, ठीक है ना। ये भी एक तरीके से क्या है, भ्रष्टाचार ही है ना। या फिर आप ऑडिट करने गए कि भैया हम ऑडिट करने आए हैं, ऑडिटर लोग खूब कमाता है, याद रखना, जो लोग जाता है ना जमीन पर ऑडिट करने के लिए। तो मेरा एक दोस्त था बिजली विभाग में, वो एक दिन आईफोन सब खरीदा था मिल करके, आईफोन। हम लोग ने आईफोन खरीद रखा है, बोला कल ऑडिटर आने वाला, उसको दिया जाएगा गिफ्ट, है कि नहीं, ताकि वो जो हेर फेर हम लोग किए हैं उसको क्या करेगा, ठीक कर देगा, है कि नहीं। तो ऑडिटर आया तो बिजली विभाग के कर्मचारियों ने क्या किया, आईफोन गिफ्ट दिया 1.5 लाख का उसको, ठीक है ना, ताकि वो उनके करोड़ों का जो झोल है उसको क्या कर सके, वहां पर ठीक करेगा। तो जो ऑडिटर होते हैं ना, तो उनको इस तरीके से घूस दिया जाता है। तो महंगी घड़ी, रोलेक्स की घड़ी दे दी, है कि नहीं, तो आपका जो है पूरा बही खाता वो क्या कर देगा, ठीक करके जाएगा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। और नहीं दीजिएगा तो फिर खोज करके निकाल के दिखा देगा कि हाँ इस समय क्या हुआ है, फिजूल खर्ची, है ना। तो ये भी होता है ना, ये चीजें। तो क्या बोला मैंने कि लोकपाल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत किसी किए गए अपराध की जांच कर सकता है, और इसके अंतर्गत लिखो, और इसके अंतर्गत निम्नलिखित, इसके अंतर्गत निम्नलिखित लोग आते हैं, निम्नलिखित निम्नलिखित सार्वजनिक अधिकारी आते हैं।
निम्नलिखित सार्वजनिक अधिकारी आते हैं। तो निम्नलिखित सार्वजनिक अधिकारी, पहला क्या लिखोगे, इसमें कौन कौन शामिल है? लिखो, कुछ सुरक्षा उपायों के साथ प्रधानमंत्री, कुछ सुरक्षा उपायों के साथ प्रधानमंत्री, है ना। तो प्रधानमंत्री भैया इसके पावर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? कुछ सुरक्षा उपाय, जैसे मैं पढ़ाऊंगा अभी इसको। तो कुछ सुरक्षा उपाय का मतलब क्या है कि अगर लोकपाल जांच कर रहा है किसके, प्रधानमंत्री के भ्रष्टाचार की, कथित भ्रष्टाचार की, तो जब भी प्रधानमंत्री से पूछताछ होगी कैमरे के सामने होगी, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग। पता चला प्रधानमंत्री को ही बंद करके हम कहना शुरू कर दिया कि अब बताइए मेरा काम कीजिए कि नहीं, तो कैमरे के सामने क्या होगा उनका, है ना, पूछताछ। जब तक पूछताछ नहीं हो जाती, जब तक पूरी इंक्वायरी कंप्लीट, उनका कुछ भी बात बाहर नहीं आना चाहिए। और अगर पता चला कि उनके ऊपर जो लगाए गए आरोप है वो कोई आधार नहीं है, तो चुपचाप उनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है वो क्या हो जाएगी, खत्म कर दिया जाएगा। कोई भी एविडेंस आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, ये चीजें। तो कुछ सुरक्षा उपाय प्रधानमंत्री के दिए गए हैं, ठीक है ना। तो कैमरे के सामने उनके साथ पूछताछ होती है, जब तक पूछताछ चलेगी तब तक कोई भी जानकारी बाहर नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर कुछ पता नहीं चला तो उनका सारा चीज वहीं पर डिलीट, ये चीजें तो वो हम पढ़ा देंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री लोकपाल के अंतर्गत आता है कि नहीं, तो प्रधानमंत्री लोकपाल के जांच के अंतर्गत आते हैं, कुछ सुरक्षा उपायों के साथ। क्योंकि ये सुरक्षा उपाय जरूरी है, नहीं तो लोकपाल ही प्रधानमंत्री को हड़काता फिरेगा, है कि नहीं, कि मेरा काम करो, नहीं तो कोई आदमी को बुलाते हैं और उनसे कोई पुराना मामला तुम्हारा खोल देते हैं, है कि नहीं, कि तुम जमीन इसका हड़प लिया था एक बार, ये चीजें। खैर, तो मैंने क्या बोला, सुरक्षा उपायों के साथ प्रधानमंत्री। दूसरा लिखो, वर्तमान और पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो भी इसके दायरे में आते हैं, वर्तमान और पूर्व केंद्रीय मंत्री। तो वर्तमान में अगर कोई मंत्री है ना, या फिर जो पहले मंत्री रहा हो, उसके कामों की भी जांच करवाई जा सकती, किसके द्वारा, लोकपाल के द्वारा, ठीक है ना। फिर लिखो, वर्तमान और पूर्व सांसद, वर्तमान और पूर्व सांसद, वर्तमान और पूर्व सांसद। और इसके बाद लिखना ग्रुप ए बी सी डी, है ना, ग्रुप ए बी सी डी अधिकारी, ए बी सी डी के अधिकारी, ऐसे लिखना। यानी कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हो, या आप ग्रुप डी के कर्मचारी हो, या ग्रुप सी के हो, ग्रुप बी के हो, या फिर किसके हो, ग्रुप ए के। ग्रुप ए में कौन आ जाएगा, वही आईएएस ऑफिसर सब, आईएएस ऑफिसर सबसे जो सचिव उचिव होते हैं वो ग्रुप ए में बन चले जाते हैं, है ना। ग्रुप बी के कुछ जो पोस्ट है उसकी जो एग्जाम है वो एसएससी लेता है, और सी का एसएससी लेता है, और ग्रुप डी में वही आपका प्यून वेन ये सब आ गए, है ना। तो चाहे वो आप ग्रुप डी के नौकरी करते हो, या ग्रुप सी कर्मचारी हो, या ग्रुप बी हो, या क्या हो, ग्रुप ए, सभी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी इसके अंतर्गत आते हैं। तो किसी अधिकारी पर आपको क्या कराना है, जांच वांच, कंप्लेन करनी है, तो लोकपाल के पास अर्जी डाल दीजिए, ये हमसे घूस वास मांग रहा था। फिर लोकपाल क्या करेगा, जो स्टेट डिपार्टमेंट है, पुलिस है, या फिर सीआईडी है, या फिर सीबीआई है, उसके पास ये मामला भेज देगा, फिर वो लोग उसको फंसाने का काम करेंगे, ठीक है ना, पकड़ने का काम करेंगे, ये चीजें, है ना। तो ये सारे, यानी कि लोअर लेवल से लेकर के अपर लेवल तक, अब प्रधानमंत्री ही जब आ गया तो इसका मतलब कौन बचा, कौन है कि नहीं, ये चीजें। तो ये सब कुछ क्या है ना, आते हैं किसके अंतर्गत, लोकपाल के अंतर्गत, है ना। देखो इसके अलावा, लिखो इसके अलावा, इसके अलावा संसद के अधिनियम के द्वारा स्थापित, इसके अलावा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित, संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या केंद्र द्वारा, या केंद्र द्वारा पूर्ण, केंद्र द्वारा पूर्ण और आंशिक रूप से, केंद्र द्वारा पूर्ण और
आंशिक रूप से, आंशिक और आंशिक रूप से वित्त पोषित कोई भी निकाय, आंशिक रूप से वित्त पोषित कोई भी निकाय, है ना, निकाय और निकाय के सदस्य, अध्यक्ष और अन्य अधिकारी, निकाय के सदस्य, अध्यक्ष और अन्य अधिकारी, बात समझ में आया? परिसीमन काहे आएगा? अरे एक बात बताओ, परिसीमन के अध्यक्ष पर क्या भ्रष्टाचार का आरोप लगाओगे? वो कि वो पैसा लेकर के कॉन्स्टिट्यूएंसी बना रहा है। अगर किया होगा तो आएगा, क्यों नहीं आएगा? तो मैं नहीं बोलने वाला कि संसद के, तो परिसीमन का अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया तो परिसीमन के अध्यक्ष के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा है तो लोकपाल के अंतर्गत आएगा, क्योंकि सरकार का एक अधिनियम संसद, हाँ। तो लेकिन ये समझो ना कि कहाँ लगेगा। तो सरकार ने एक अधिनियम के तहत क्या किया है, किसी भी बॉडी का निर्माण, अब परिसीमन का निर्माण तो होता ही है ना। इसके अलावा हम लोग बात करें निगम और बोर्डों की बात कर रहे हैं, सरकारी जो क्या होते हैं, जो होते हैं ना, कंपनियां होती हैं। अब सरकारी कंपनियों के, मान लो रेलवे है, तो रेलवे किसका निगम है? सरकार का है। तो रेलवे का जो अध्यक्ष का बोर्ड होगा, बोर्ड मेंबर का होगा, या फिर रेलवे का जो अध्यक्ष है, रेलवे में जो अधिकारी हैं, सब किसके अंतर्गत आएंगे? लोकपाल के अंतर्गत। या फिर कोई प्राइवेट एनजीओ है ना, प्राइवेट एनजीओ है जो सरकार से अनुदान लेती है, तो उस एनजीओ का मालिक भी किसके अंतर्गत आ गया? लोकपाल। मेरी बात समझ में आ रही है? ये जो लाइन लिखवाया ना कि केंद्र द्वारा आंशिक या पूर्ण रूप से वित्त पोषित कोई संस्था, तो कोई प्राइवेट संस्था भी अगर सरकार से क्या ले रही है? अनुदान ले रही है, वित्त ले रही है, तो उसका अधिकारी बोर्ड मेंबर भी लोकपाल के अंतर्गत क्या है? अपने आप आ जाएंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार का हो सकता है, किसी ने बोला कि सरकार जो पैसे खर्च करने के लिए दे रही है उस एनजीओ को, एनजीओ खा जा रहा है। सरकार ने पैसा दिया कि जाइए महिलाओं को क्या कीजिए, ट्रेनिंग देने के लिए 1 करोड़ रुपया दिया, और एनजीओ ने क्या किया, बस कागज पर दिखा दिया और पूरा 1 करोड़ रुपया खा गया। तो किसी ने कंप्लेन कर दिया कि एनजीओ को जो पैसा दे रहे हैं उसमें क्या हो रहा है? भ्रष्टाचार। तो क्या जांच नहीं करेगा? लोकपाल करवा सकता है। तो अगर सरकार से अनुदान ले रहा है कोई भी बॉडी, आंशिक रूप से या क्या पूर्ण रूप से, तो उसके अधिकारी गण भी किसके अंतर्गत आते हैं? लोकपाल के तहत आते हैं। तो जैसे आपका एसएससी का एग्जाम करा रहा है टीसीएस, सरकार उसको पैसा देती होगी ना, पर स्टूडेंट उसको पैसा देती है। बिजली विभाग भी, सब कुछ जो भी प्राइवेट कंपनी सरकार के साथ मिलकर के और सरकार से क्या ले रही है, उसके एवज में कुछ पैसा वैसा, सबकी जांच कौन करवा सकता है? लोकपाल। ठीक है ना? यही आपको यहां पर समझना था, यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी तो प्रधानमंत्री है, एमएलए हैं, एमपी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सब आ जाते हैं। ये वाला जो लाइन लिखवाया है ये चीजें। इसके अलावा एक और पॉइंट लिखो। देखो, बहुत सारे क्या होते हैं ऐसे हमारे देश में ट्रस्ट हैं और एनजीओ हैं जो विदेशों से क्या लेते हैं? पैसा, मतलब दान लेते हैं। तो ऐसा कोई भी निगम जो 10 लाख से ऊपर का डोनेशन लेता हो, किससे? विदेशों से, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो लिखो कि यह किसी भी सोसाइटी या ट्रस्ट, यह किसी भी सोसाइटी या ट्रस्ट या किसी भी सोसाइटी, उसको बोलते हैं, सोसाइटी को हिंदी में बोलते हैं समाज, लेकिन मैं जैसे ही समाज लिखाऊंगा तो आप लोग बोलेंगे समाज मतलब हिंदू समाज है ना, सब जाति वाति सब, तो समाज नहीं लिखवाया, इसलिए मैंने क्या लिखवाया? सोसाइटी। तो यह किसी भी सोसाइटी या ट्रस्ट को भी कवर करता है, को भी कवर करता है, यानी के अंतर्गत आते हैं, कवर करता है, जो 10 लाख से अधिक, कवर करता है जो 10 लाख से अधिक का विदेशी योगदान प्राप्त करते हैं, जो 10 लाख से अधिक का विदेशी योगदान प्राप्त करते हैं। बात समझ में आया? ठीक है ना? तो यहीं से जो है ऑप्शन वगैरह बनना शुरू होता है कि कौन कौन जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? लोकपाल के जांच के दायरे में आते हैं।
तो मैंने बोला प्रधानमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान केंद्रीय मंत्री, एमपी, है ना। फिर मैंने क्या बोला कि ग्रुप ए बी सी डी कर्मचारी केंद्र सरकार के। इसके अलावा मैंने क्या बोला, अगर संसद के द्वारा किसी कानून को बना, एनएचआरसी का अध्यक्ष आएगा कि नहीं आएगा, संसद के द्वारा बनाया गया अधिनियम, तो जितने भी नेशनल कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, एनएचआरसी कल हम लोग पढ़े हैं, ना, कोई भी अगर नेशनल कमीशन जिसको कि संसद ने एक अधिनियम के द्वारा क्या है बनाया है, वो सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे, लोकपाल के अंतर्गत। फिर मैंने क्या बताया, लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर एनजीओ है, कोई सोसाइटी है, कोई ट्रस्ट है जो विदेशों से 10 लाख से अधिक का क्या लेता है, चंदा लेता है, ये दान लेता है, तो वो भी इसके दायरे के अंतर्गत आता है। क्योंकि वहां पर क्या है, कभी कभी आरोप लगता है ना एनजीओ के ऊपर कि वो विदेशों से फंडिंग लेके, पैसा लेकर के क्या करते हैं, देश में अनरेस्ट करते हैं, मतलब कोई भी आंदोलन शुरू कर दिया, फंडिंग कहां से हो रही है, विदेशों से, है ना। तो वो सरकार को डिसस्टेबल कर सकते हैं। तो विदेशों से फंड लेकर के देश में अगर आप देश को अवस्थित कर रहे हैं, इनस्टेबल कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से घूस ही हुआ ना कि अपने देश में तुम क्या करो, खूब हवा हंगामा मचाओ, और पैसा कहां से आ रहा है, विदेशों से। तो इसकी भी जांच कर सकता है कौन, लोकपाल, ठीक है ना।